डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मैथ के अपने अगले टॉपिक समुच्चय पर डिस्कशन करेंगे। समुच्चय परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रति वर्ष प्रत्येक थर्ड सेमेस्टर के पेपर में आपसे न्यूनतम 2 नंबर का या अधिकतम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि 1 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 2 का भी 1 आ सकता है और 1 और 1 2 का, है ना? तो लगभग 3 नंबर ये वाला लेसन हमें देता है अपने पेपर में। तो इस लेसन को जो है बड़ी तत्परता से और बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय पे आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि हमें इस लेसन में क्या-क्या पढ़ना है, क्योंकि समुच्चय एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसके ऊपर पूरी अलग से जब आप हायर लेवल जाते हो तो अलग बुक्स होती हैं इस पे, लेकिन हमारे डीएलएड में इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट इंक्लूड किया गया है जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे समुच्चय की संकल्पना। इसके बाद फिर पढ़ेंगे समुच्चय लिखने की विधियाँ, समुच्चय के प्रकार। प्रकारों के अंतर्गत केवल हमें 4 प्रकार पढ़ने हैं: सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, एकल एवं रिक्त समुच्चय, है ना? फिर पढ़ेंगे समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ जो होता है, संघ एक नया शब्द लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप अपने चूंकि प्रीवियस क्लासेस में क्लास 10th तक या 10th तक तो आपने पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स, तो उसमें आप समुच्चय कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। तो वहां पर आप एक टर्म यूज करते थे यूनियन, है ना? यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है? तो जो यूनियन होता है वही, उसी को हम लोग हिंदी की भाषा में संघ बोलते हैं। और हमारा यहाँ हिंदी में लिखने का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रयास नहीं है कि हम आपको पूरा हिंदी ही समझाना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप लोग जानते हो कि जो डीएलएड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो प्योर हिंदी मोनोलिंगुअल एग्ज़ाम होता है, जिसमें केवल एक भाषा होती है, हिंदी, है ना? अब पता लगे उसमें संघ लिख के आ गया, आपको पता नहीं हमें करना क्या है, तो इसलिए हम जो है वो शब्द यूज़ करते हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। बाकी इनसे संबंधित ऐसे शब्द जिन्हें आप समझते हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, है ना, हमेशा। तो समुच्चयों का संघ टर्म यूज होता है। संघ मीन्स यूनियन होता है ना, यूनियन ऑफ सेट्स। के बाद टर्म यूज होता है समुच्चयों का अंतर। अंतर को डिफरेंस कहते हैं ना, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है? फिर लास्ट जो टॉपिक है हमारे समुच्चय के लेसन के अंतर्गत वो है सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, है ना? सर्वनिष्ठ समुच्चय के लिए जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, 2 टर्म यूज होते हैं। एक जो सबसे ज्यादा टर्म यूज हुआ होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कह लो या फिर कॉमन सेट कह लो, है ना? हम ये 2 जो है टर्म यूज करेंगे इसके लिए। चलिए समझते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो हमें क्लियर करना है समुच्चय की संकल्पना। इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा से संबंधित, क्योंकि परिभाषा भी पूछ देते हैं बीटीसी के एग्जाम में, तो कि समुच्चय की परिभाषा दीजिए क्या होती है। तो समुच्चय की परिभाषा के लिए जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग से ही, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं ना। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह को समुच्चय कहते हैं। याद कर लीजिए, 3 बार पढ़ के एकदम याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा के रूप में वस्तुओं के उस समूह अथवा समाहार को समुच्चय कहते हैं जिसमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो, किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हो, जिसके आधार पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा सके कि अमुक वस्तु का उस वस्तु संग्रह में सम्मिलित है अथवा नहीं है, है ना? तो ये जो बाद में इतनी रामायण हमने लिखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? तो इस ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि आप 1 नंबर का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए समुच्चय की परिभाषा दो तो आप इतना लिख के आओ, उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना परिभाषा याद करनी है: वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बाकी की जो भी लाइन्स लिखी हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हैं, और आप समझिए आज। बाकी आगे समय पर जब आप अध्यापक बनेंगे तो आपको भी समझाना होगा स्टूडेंट्स को, केवल आप समझ के लिए लिखा हुआ है। अ, जो ये वाली लाइन है, किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए समुच्चय क्या होता है, ऊपर आते हैं एक बार फिर से। हमने लिखा था सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं समुच्चय जो होता है वो कुछ वस्तुओं का समूह होता है, यानी कलेक्शन होता है ना। अब
अगर कलेक्शन वर्ड पहले ही हमारी डिक्शनरी में था, समूह वर्ड पहले ही हमारी डिक्शनरी में था, तो फिर समुच्चय वर्ड फिर हम क्यों लेके आए, है ना। तो यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन ये हो गया है कि समुच्चय के लिए जब हम समुच्चय टर्म यूज करेंगे तो ये वाली कंडीशन फॉलो होना बहुत जरूरी है, किसी विशेष गुण को संतुष्ट जरूर करती हो। यानी कि समूह तो बहुत सारे हो सकते हैं, समूह अलग अलग गुणों वाली वस्तुओं के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम समुच्चय की बात करेंगे तो समुच्चय में सिर्फ और सिर्फ वही वस्तुएं आएंगी जो किसी एक विशेष गुण को कम से कम संतुष्ट करती हों, है ना। जैसे कि अगर हमने किसी कटोरे में या किसी भी बर्तन में जो है हमने अगर 5 फ्रूट्स रख दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, तो क्या बोलेंगे, ये समुच्चय है। काय समुच्चय है? फ्रूट्स का समुच्चय है, क्योंकि सभी फ्रूट्स का ये गुण होता है कि वो जो है पेड़ों पर जो है लगते हैं और उन्हें जो व्यक्तियों द्वारा जो है उनका सेवन किया जाता है। तो ये कॉमन गुण है, तो इसलिए हमने बोल दिया ये क्या, ये समुच्चय है, फ्रूट्स का समुच्चय। लेकिन अगर हम उन्हीं के बीच में एक हम पेन रख देते तो हम उसे कभी भी समुच्चय नहीं कह पाते, है ना। तो वो अलग अलग बातें हो जाती हैं, क्योंकि जो वो फ्रूट्स हैं उनके गुण अलग हैं और उस पेन के गुण अलग है, ठीक है। तो हम उसे समुच्चय नहीं कह सकते थे। तो समुच्चय होने के लिए कलेक्शन ऐसा होना जरूरी है कि उसमें जितनी भी वस्तुएं भाग लें, उन सभी वस्तुओं में कम से कम एक गुण कॉमन मस्ट है, वो होना ही चाहिए, तभी हम उसे समुच्चय कह सकते हैं, है ना। बाकी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने आपको, जैसे अगर ये आ जाता है कभी 1 3 5 7 9, तो क्या दिख रहा है आपको, ये सभी जो भी संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं, हमने जो भी डिजिट लिखे हुए हैं, सभी में एक क्वालिटी है कि सभी विषम संख्याएं हैं और 10 से छोटी है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में हम 2 भी रख देते हैं यहाँ पर, तो हम उसे समुच्चय कभी नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये 2 जो है ये पता नहीं कौन सी संख्या है जो कि इनसे किसी से नहीं मिल रही है, ये वाली संख्या, ठीक है, इनसे नहीं मिल रही है, तो ये समुच्चय कहलाने लायक ये फिर लाइन ना होती कभी भी, है ना। तो चूंकि अभी जो लाइन है उसमें सब में हमें ये दिख रहा है 1 3 5 7 9 है, ये सभी विषम संख्याएं हैं और ये सभी संख्या कैसी हैं, 10 से छोटी हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो है 10 से छोटी विषम संख्याओं का एक समुच्चय है ना। इसी प्रकार अगर हम भारत कुछ नदियों के नाम ले लें, है ना, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, है ना, सोन नदी हो गई, गोमती नदी हो गई, ये सब क्या, ये सब नदियां हैं जो कि भारत वर्ष में बहती हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे नदियों का ये समुच्चय हो गया। ऐसे ही अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ले लें, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं, सबको पता होगा, ए ई। अगर नहीं पता होगा तो आप सीख जाओगे इस लेसन के अंतर्गत, क्योंकि इसमें यही चीजें आती रहती हैं बराबर, है ना, और यही चीजें पेपर में भी आएंगी, ठीक है। ए ई आई ओ और यू, है ना, ए ई आई ओ और यू, तो ये जो है 5 स्वर क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, है ना, वॉवेल्स को हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं, है ना। वो थोड़ा गलत बन गया था, है ना, वो ठीक है। तो ये जो है आपके 5 स्वर हो गए हैं। तो चूंकि इनमें सब में एक खासियत है कि ये सभी इंग्लिश जो होती है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, उसके ये जो है आपके वर्ड्स हैं और ये सभी वॉवेल्स हैं, इसलिए इनमें ये खासियत है कि ये सब वॉवेल्स हैं, तो इनको भी हम एक स्वर कह देंगे, है ना। तो ये सब हो गया समुच्चय। जब जब भी आपको पेपर में समुच्चय की परिभाषा पूछी जाए, समुच्चय क्या होता है, तो आप क्या करना है, इतना याद कर लेना है, केवल वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उसके बाद आपके दिमाग में जो भी एग्जाम्पल आ जाए, ये हमने दिए हैं 3 एग्जाम्पल, इसके अलावा आपके माइंड में जो भी एग्जाम्पल आ जाए वो आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, तभी आपको पेपर में उस प्रश्न के पूरे नंबर मिलेंगे जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। बाकी ये चीजें इनसे समझिएगा कि हम कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी बात अधूरी रह गई है। अभी इसमें जो सबसे नया टर्म है हम लोगों के लिए, वो ये सुपरिभाषित, है ना। ये सुपरिभाषित टर्म यूज क्यों किया गया है और इसका क्या तात्पर्य होता है, पहली बात ये समझने वाली है अभी। तो अगर हम सुपरिभाषित की बात करें तो देखो टर्म 2 होते हैं, एक होता है परिभाषित और एक होता है सुपरिभाषित, है ना। तो परिभाषित के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वह शब्द जिसकी कोई परिभाषा दी जा सके उसे हम बोल देते हैं परिभाषित शब्द बोल देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुपरिभाषित शब्द की, तो सुपरिभाषित शब्द के लिए हमें क्या करना होगा, हम सपोज करो हमें सुपरिभाषित जानना है, तो हमें क्या करना होगा कि हम जो भी शब्द हमारे पास है या जो भी प्रश्न हमारे पास है, हम उससे उस प्रश्न को कुछ लोगों से पूछ लेंगे, है ना। और उस प्रश्न को पूछने के बाद
अगर हमें सभी से आंसर सेम मिलने की उम्मीद होती है या हम सभी समय आंसर सेम मिलता है तो हम बोल देंगे वो शब्द सुपरिभाषित है। लेकिन अगर हमें लोगों से आंसर अलग अलग मिल रहे हैं तो फिर हम उसे सुपरिभाषित शब्द जो है नहीं कह सकते हैं। तो सुपरिभाषित से तात्पर्य ये होता है कि आप जिस भी शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हो अगर उस शब्द से संबंधित सभी की राय समान है तो वो शब्द सुपरिभाषित है। अगर राय अलग अलग है तो हम उसे सुपरिभाषित शब्द नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर अभी हम आपसे पूछें कि आईपीएल 2021 में खेलने वाली 8 टीमों के नाम बताइए तो सभी लोग जो है आंसर सेम देंगे चाहे जिनसे पूछ लो। कुछ लोगों को पता होगा अपना टंग भी होगा, किसी की टंग नहीं होगा तो वो जो है पता करके बता देगा, लेकिन सभी के आंसर सेम ही आएंगे, है ना। लेकिन अगर हम ये पूछ दें कि ये बताइए कि आपको कौन सी 2 टीम सबसे अच्छी लगती हैं आईपीएल की, तो सभी के आंसर अलग-अलग आने की उम्मीद जो है ज़्यादा हो जाती है। किसी-किसी को जो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई पसंद होती है, किसी-किसी को आरसीबी और कोलकाता पसंद होती है, किसी-किसी को दिल्ली और आरसीबी पसंद होती है ना? तो सभी की पसंद अलग-अलग होने की संभावना है। तो जो दूसरा वाला आपने क्वेश्चन पुट अप किया था, वो आपका सुपरिभाषित समूह नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें अगर आप सोचोगे अपने मन से तो उसके आंसर अलग-अलग मिलेंगे। लेकिन अगर आप पहला वाला क्वेश्चन जो आपने पुट अप किया था आईपीएल की 8 टीमों के नाम बताइए कौन-कौन से हैं, हमें उनका समुच्चय बनाना है, तो आठों टीमों के नाम सेम आएंगे, सभी सेम उसके नाम आएंगे, सभी लोग उसका आंसर आप सेम ही देंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक सुपरिभाषित समुच्चय है। ठीक है, ये सुपरिभाषित परिभाषा होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी सुपरिभाषित लिखा मिले तो आप लोगों से पूछने लगो जाके। पूछना नहीं है, केवल अपने माइंड में आपकी चीज सोचनी है कि अगर हम ये क्वेश्चन पुट अप करें तो क्या लोग सभी आंसर इसका सेम देंगे। ये आप अपने माइंड में सोचिए, अगर आपको ऐसा लगे सभी आंसर सेम मिल रहे हैं तो सुपरिभाषित हो गया। अगर ऐसा लगे कि आंसर अलग अलग हो सकते हैं तो वो सेम सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, समुच्चय के निरूपण के बारे में चर्चा करते हैं। समुच्चय के निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। समुच्चय को किस प्रकार से हम लिखते हैं, है ना, किस प्रकार से हम इसको निरूपित करते हैं। तो उसके लिए कुछ लाइनें पहले हमने लिखी हुई हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है ना। याद रखिए कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के हम बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे और समुच्चय के अवयव जो होते हैं उन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ आदि, है ना। इसके बाद समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य जो हैं, वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य जो हैं वो उसके लिए क्या होते हैं, पर्यायवाची पद होते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए हमें अगली स्लाइड समझना होगा। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि जो भी समुच्चय होते हैं उन्हें हमेशा हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो इनके एलिमेंट होते हैं, जो इनके अवयव होते हैं, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर से जो है निरूपित करते हैं। और समुच्चय जब भी टर्म यूज होगा तो उसके लिए हम वस्तुएं कह लें, अवयव कह लें या सदस्य कह लें, ये पर्यायवाची पद हैं, यानी कि तीनों का जो है अर्थ होता है वो समान होता है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तब इसके बारे में हम लोग ठीक समझ पाएंगे ना। हाँ, अगला जो टर्म लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है कि यदि ए, सपोज करो, अब हम आपको लिखना सिखा रहे हैं। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है तो हम ये कह सकते हैं कि ए समुच्चय ए में है ना। तो बड़ा पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, समझते हैं। अगर हमें ये समुच्चय लिखना है तो कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इनका कहना ये है कि पहली बात जो ऊपर आई थी वो ये थी कि हमेशा समुच्चय को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं और समुच्चय के जो अवयव होते हैं उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा अक्षर ए है, ठीक है, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका तात्पर्य ये हो गया है जो इसमें लिखा है। इसमें क्या लिखा है, यदि ए समुच्चय ए का अवयव है, तो ये जो हमने समुच्चय का नाम रिप्रेजेंट किया है ये हमेशा बड़े शब्दों से होगा, यानी कि हाँ, हमेशा आप कैपिटल लेटर लिखेंगे। लेकिन जब आप समुच्चय के एलिमेंट की बात करेंगे तो ये जो लिखा हुआ होता है मझले कोष्ठक के अंदर, इसे ही बोलते हैं, इसका अवयव बोलते हैं। ये क्या, ये इसका जो है एक अवयव है, इसे हम बोलते हैं इसका अवयव, है ना। ये इसका अवयव हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इसका हो गया अवयव, है ना। तो ये इसका अवयव है, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो कैपिटल ए कोई है एक लेटर, वो
एक समुच्चय है और उसका अवयव क्या है, उसका अवयव है स्मॉल ए, उसका जो है वो एक अवयव है। तो ये जो लिखा हुआ है कैपिटल ए बराबर ये जो लगा है इसको जो है मझला कोष्ठक बोलते हैं ना, मझला कोष्ठक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, ये मझला कोष्ठक होता है ना। तो मझला कोष्ठक के अंदर लिखा है स्मॉल ए, इसका तात्पर्य ये हो गया कोई समुच्चय है जिसका नाम ए है, उसका एक अवयव है स्मॉल ए, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जो अंदर लिखा होता है इसके वो हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। तो ये क्या है, ये स्मॉल ए हो गया जो कि समुच्चय ए का एक अवयव है। आप दिख रहा है चूंकि इधर ए है इधर स्मॉल ए है तो ये इसका एक अवयव बोल दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए समुच्चय ए में है। ये भी अगर हम ये भी कह दें कि स्मॉल ए है वो समुच्चय ए में है तो भी बात ठीक है। या इसके लिए अवयव है, अभी हम पहले ही बोल चुके हैं, अवयव है, सदस्य है, वस्तु है, में है, ये सब क्या है, ये सब एक जो है कैसे हैं, एक पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन मोस्टली आप अपनी लैंग्वेज में आप जब पढ़ेंगे इनको तो सबसे जो पॉपुलर शब्द होता है अवयव है ही हम लोग यूज करते हैं ना। अवयव है वो आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया था, लेकिन हमेशा आप यूज करेंगे अवयव है शब्द यूज करेंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि स्मॉल ए जो है वो समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है ना। अब ये जो अवयव जो इतना लंबा हम सेंटेंस बोल रहे हैं इसको और जहाँ छोटा करने के लिए एक सिंबल यूज किया गया है, ये वाला है ना, ये जो यूज किया है ई जैसा दिख रहा है, इसको जो है हम एप्साइलन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एप्साइलन, EPSILON, ठीक है, SILO और N, ठीक है। तो ये जो इसमें टर्म लिखा है, ये जो आपको शब्द दिख रहा है ई जैसा बना हुआ, तो इसे हम पढ़ते हैं एप्साइलन पढ़ते हैं इसको, है ना। तो ये जो है इसमें ये लिए अवयव जो हम शब्द ये वाला यूज कर रहे हैं, अवयव जो हमने बोला है, अवयव इसके लिए जो है एक सिंबल यूज किया जाता है, वो सिंबल होता है ये वाला और इसको हम बोलते हैं एप्साइलन, है ना। तो अगर हम इसे अपनी सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखें तो हम शॉर्ट में सिर्फ इतना लिख लें ए एप्साइलन ए, ठीक है, ए एप्साइलन कैपिटल ए। तो इसका तात्पर्य यही हो गया है जो ये ऊपर लिखा हुआ है, ए समुच्चय ए का एक अवयव है, इतना लंबा लिखिए। और इस लंबे को सिंबॉलिक लैंग्वेज जब आप लिखेंगे मैथमेटिक्स में तो सिर्फ इतना पर्याप्त है आपके लिए, स्मॉल ए एप्साइलन ए। इसको पढ़ेंगे हम ए इज द एलिमेंट ऑफ ए पढ़ेंगे इसको, है ना। क्या पढ़ेंगे, ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। तो इसका तात्पर्य भी वही हो जाएगा कि जो एक समुच्चय है कैपिटल ए, आपको दिख रहा है समुच्चय कैपिटल ए है, इसका एक अवयव है स्मॉल ए, ठीक है। पढ़ेंगे इसको क्या, ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए पढ़ेंगे इसको, लिखते हैं, है ना। यदि और बी जो है, बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम लिखेंगे बी के बाद एप्साइलन बना लेंगे, ऐसे उसको काट देंगे, है ना, फिर लिखेंगे कैपिटल ए। इसका तात्पर्य क्या हुआ है कि आप देख रहे हो जो हमने यहाँ लिखा है समुच्चय, इसमें केवल एक अवयव है ए। अगर हमें आप ये पूछें आपसे क्या बी जो है वो भी इसका अवयव है, तो आप देख रहे हो इसमें कहीं बी लिखा नहीं है, है ना। और जब बी ना लिखा हो तो उस कंडीशन में जब आप आंसर दोगे तो आप आंसर ये वाला दोगे, तो फिर आप क्या लिखोगे, बी इज नॉट एप्साइलन ए, ठीक है। तो एप्साइलन नॉट लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य ये हुआ है कि ये इसका अवयव नहीं है ना। अगर हम इसको पूरा हिंदी में लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा इसी प्रकार से जैसे ये लिखा हुआ है, बी जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है लिखेंगे हम। लेकिन अगर हम अपनी सिंबॉलिक लैंग्वेज मैथमेटिक्स लिखेंगे तो फिर हमें ये यही लिखना पड़ेगा, बी इसको एप्सिलॉन बना के हम काट देंगे और इसे लिखेंगे हम ए। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए का अवयव नहीं है ना। तो उम्मीद है कि इतनी बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, और भी बातें क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे। समुच्चय का जो निरूपण होता है ना, समुच्चय का जो निरूपण होता है यानी समुच्चय लिखने के जो प्रकार होते हैं उन्हें दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला वाला बोला जाता है सारणी या रोस्टर विधि, जो कि ये वाली है, इसके बारे में अभी हम लोग ऐसे ही हम आपको लिख के दिखा भी रहे थे। जो भी हमने लिखा था ए बराबर या फिर ये चिन्ह लगाया था मझले कोष्ठक वाला, फिर लिखा था अंदर स्मॉल ए, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सारणीबद्ध या रोस्टर विधि बोलते हैं। और जो दूसरा वाला होता है वो होता है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। उसमें कुछ इस प्रकार से संख्यात्मक रूप से जो है हम लिखते हैं। तो इसमें हमें एक भाषा लिखनी पड़ती है छोटी सी, समझते हैं हम इनमें कैसे लिखेंगे। थोड़ा अभी चूंकि अभी हमने आप पीछे पढ़ाया है तो हमने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो अगर हम आपसे अभी हम एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहें कि हमें ये बताइए कि ये जो ए लिखा हुआ है तो समुच्चय ए है,
क्या 0 इसका अवयव है? तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये समुच्चय A से स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, और 0 1 से पहले आता है जो कि इसमें नहीं लिखा है, तो ये हम कह सकते हैं 0 इसका अवयव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 0 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, एप्सिलॉन लिख के हम काट देंगे और फिर लिख देंगे A, यानी कि 0 जो है इसका अवयव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये पूछें क्या 5 इसका अवयव है, तो आप दिख रहा होगा 1 2 3 लिखा जरूर है लेकिन आगे डॉट डॉट गया है, यानी कि कहीं तक भी की भी गिनती होगी वो पूरी इससे पहले आ जाएगी। तो हम लिख देंगे 5 इसका अवयव है, तो 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि 5 इसका अवयव है, तो हम लिख देंगे 5 इसका अवयव है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं, तो समझ सकते हैं, है ना। आगे ये विधि लिखी कैसे जाती है इस पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले एक विधि और होती है समुच्चय निर्माण या गुण विधि, जिसमें हम कुछ इस प्रकार से समुच्चयों को लिखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है एक्स, एक्स के बाद ये 2 डॉट लगाने पड़ते हैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इनको कॉलन बोलते हैं ना, कॉलन। और फिर से एक्स लिखना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है, उसके बाद लिखते हैं जो भी आपके लिए आप सबने जो भी दिया हो उसको आप यहाँ लिखेंगे। ये है केवल एग्जाम्पल लिखा हुआ, उसको समझेंगे। तो केवल अभी समझने वाली बात सिर्फ आप इतनी है कि इस प्रकार से हम 2 एक्स लिखते हैं, इनके बीच में एक कॉलन लगता है, फिर एक कॉमा लगता है, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट लिखा जाता है इसको अभी हम आगे डेप्थ में समझेंगे। और ये जो कॉलन लगा हुआ है इसको हम यहाँ पे अपनी सैटिक भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं सच दैट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सच दैट, यानी कि अगर हमें इसको पढ़ना हो तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स पढ़ेंगे, है ना। एक्स सच दैट एक्स एक धनात्मक संख्या है ना। अगर हम इसको पूरा पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक धनात्मक संख्या है, यानी कि कोई समुच्चय ए है जिसमें एक्स सच दैट एक्स एक धनात्मक संख्या है, ये जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? सच दैट पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, इनको इनके बारे में समझते हैं, आखिर रोस्टर विधि में हम कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में हम किस प्रकार से अपने समुच्चयों को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें पहली विधि जो हमारी थी सारणीबद्ध या रोस्टर विधि, इसमें क्या होता है? रोस्टर विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम, है ना, एक दूसरे से अर्धविराम के द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है ना। तो ये जो रोस्टर विधि में लिखने का नियम हो गया है। रोस्टर विधि में क्या होता है? समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है एवं अवयवों को एक अर्धविराम द्वारा पृथक कर दिया जाता है तथा उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, है ना। तो जैसे कि आप इसमें दिख रहा होगा, सूचीबद्ध से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर क्वेश्चन में संख्याएं दी हैं तो आप संख्याएं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में ABCD दी है तो आप वो लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ नाम पूछे गए तो आप नाम मतलब जो भी है उसको आप लेटर वाइज वर्ड वाइज लिखते रहिएगा, है ना। और इन दोनों को आपने इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके बीच में अर्धविराम, अर्धविराम जो होता है उसी को हम लोग कॉमा कहते हैं। तो आप दिख रहा है कॉमा देखो सभी में लगे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन अंतिम से पहले कॉमा नहीं लगता है। तो जब भी हम रोस्टर विधि में लिखेंगे समुच्चयों को तो हमें कैसे लिखना है? सबसे पहले हमें एक मझला कोष्ठक लगे, ये लिखा है मझले कोष्ठक के अंदर, यानी पहले एक मझला कोष्ठक लगाइए, उस मझले कोष्ठक के अंदर आपसे जो भी एलिमेंट दिए हों क्वेश्चन में वो सब इसके अंदर डाल दीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ था 2 था, 2 था, 4 था, 6 था और 8 था। 2 4 6 और 8 ये सब इसके अंदर डाल देंगे हम, 2 4 6 8, और फिर हम मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे। लेकिन ये कभी मत भूलिए कि जब भी हम रोस्टर विधि में लिखेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा जरूर लगाइए, नहीं तो ये पता नहीं लगेगा ये 2468 लिखा था या 2 4 6 8 लिखा हुआ था, है ना। तो इसलिए इनके मध्य कॉमा लगाना बहुत आवश्यक है, कॉमा जरूर लगाना है। और ये जितनी भी संख्याएं सभी एक मझले कोष्ठक के अंदर लिखनी है। मझला कोष्ठक बंद करने से पहले आप कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पे कभी भी कॉमा मत लगाइएगा, केवल इससे पहले जो भी वर्ड लिखें इनमें हमें कॉमा जो है लगाना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार तो ये क्या था? ये 9 से कम की सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय था, है ना, सभी सम धन पूर्णांक है ना, 9 से कम की सभी सम संख्याओं का समुच्चय था ये 2 4 6 और 8, है ना। अगर हम ये कहें 45 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो उसके लिए भी देखिए हमने इसमें आपको बताया हुआ है क्या क्या लिखा है, 1 3 5 9 15 और 45, ठीक है। ये सभी इनमें भी देखो सब में बीच में कॉमा भी लगा हुआ है और जो है मझले कोष्ठक के अंदर बंद भी हैं। तो हमेशा जब भी रोस्टर विधि में लिखने के लिए आता है ना, आता है क्वेश्चन आपका कि 10 से कम की सभी संख्याओं को
रोस्टर विधि में लिखिए समुच्चय के अंतर्गत, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, है ना, जैसे हमने इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, रोस्टर विधि से जब आप समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं तो ये दो बातें याद रखना, कभी मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहला पॉइंट क्या है कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है ना, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यानी 2 4 6 8 जो यहाँ लिखा है, अगर आप यहाँ 8 6 4 2 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें समान है, दोनों समुच्चय बराबर ही माने जाएंगे। ठीक है, तो क्रम अगर आप आगे पीछे हो जाता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आंसर आपका ठीक है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को दोबारा कभी नहीं लिखते हैं, किसी अवयव को दोबारा कभी नहीं लिखते हैं, यानी कि 2 4 6 8 लिखा है, आप यहाँ पे एक बार 6 नहीं लिख सकते हो, और है ना, कभी भी आप दोबारा जो है किसी अवयव को नहीं लिखते हैं। जैसे कि इसके लिए अगर आप कभी ये आ जाता है, एक शब्द होता है स्कूल, है ना, ये आ गया कि स्कूल जो शब्द है इसको समुच्चय में लिखिए, स्कूल शब्द को समुच्चय में लिखिए, है ना, तो शब्द क्या, शब्द है आपका स्कूल। तो अगर हमें इसको समुच्चय में लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, एस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद सी दिया है, सी लिख लेंगे, सी लिख लिया, फिर एच दिया है, एच लिख लेंगे, कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगा के हमने क्या किया, एच लिख लिया, एच। ठीक है, और फिर एच के बाद अब देखिए डबल ओ लिखा है ना, तो डबल ओ आप नहीं लिख सकते हो, केवल आप एक बार ही लिखना है, ओ लिख दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या लिख दिया, एल लिख दिया, है ना, तो ये जो है स्कूल हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिए कि आप कुछ भी पूछा जाए शब्द में, चाहे जितने, जो आप शब्द दिया है उसमें चाहे जितने बार किसी भी जो है वर्ड की पुनरावृत्ति हो, किसी भी वर्ड की कितनी बार भी पुनरावृत्ति हो जाए किसी भी लेटर की, लेकिन आप जब उसे समुच्चय में लिखेंगे तो आपको एक लेटर सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है, दोबारा हम उसे नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इतना आज के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त है, अब आगे जो है इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आप उसको दोहराते रहिएगा, है ना, जिससे कि जब क्वेश्चन आए तो आप उनको तुरंत जो है सॉल्व कर सकें, है ना। ओके, थैंक यू।